हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के बारे में। जर्नल डिस्कशन हमारा होने वाला है। इन कोर्सेज़ की डिटेल में आपको बताने वाला हूं और क्या क्या स्कोप रहने वाले हैं, जो रियल टाइम स्कोप रहते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फ्रेश जो डिग्री करते ही निकलोगे तो आपके सामने क्या क्या डोर्स ओपन होंगे, आप क्या क्या कर सकते हो। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप सभी को ये बातें बताने वाला हूँ। वैसे तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट खोलोगे, वहाँ लिखा होता है ये बन सकते हो, ये बन सकते हो, ये बन सकते हो, बट रियली में एक फ्रेशर क्या कर सकता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आप जब एकदम से मतलब डिग्री करके निकलोगे कॉलेज से, उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो। देखो गाइज, अगर फ्रेशर की बात करूँ मैं, या अपने बीएससी नर्सिंग करी हो या पैरामेडिकल कराओ, तो आपको मेरे को लगता है कि 1-2 साल तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब मुझे लगता है इतना वेट तो करना पड़ता है इस फील्ड में। और आप अगर ये चाहते हो कि एमबीबीएस की तरह हमारा कोर्स करते ही हमें अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब मिल जाए, तो गाइज यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो इसी तरह की हम आज बातें करने वाले हैं। जो रियल टाइम व्यू है जो हमारा उसका कोर्सेज़ की क्या अप्रोच रहती है फ्रेशर की डिग्री करने के बाद, उन सभी बातों का आज मैं जिक्र करने वाला हूं। और सबसे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज, सब्सक्राइब सभी ने करना है और सपोर्ट सभी ने करना है, क्योंकि गाइज मैं भी आपकी तरह कुछ साल मतलब पहले ऐसे ही डिसीजन लिया था मैंने भी कि क्या कोर्स मैं करूं, क्या मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा। तो गाइज, मैं भी आपकी तरह ही ऐसे ही एक मोड़ पर था जब मैंने ये अपनी स्ट्रीम चूज़ की। तो मैं आपको भी एक बार डिटेल देने वाला हूं कि आप कहाँ कहाँ किस कोर्स में क्या कर सकते हो। सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करते हैं कोर्सेज़ की। बीपीटी आया, देखो सबसे पहले एक नंबर पर ड्यूरेशन देखो गाइज, बीपीटी की यहाँ 4.5 ईयर, 4.5 साल का कोर्स है विद इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो बीपीटी के लिए मैं आपको एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दिस। बीएससी नर्सिंग 4 साल का आपका कोर्स रहता है, पोस्ट बेसिक 2 साल का, बीएससी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ऑप्टो वाला कोर्स गाइज देखो 4 साल का कोर्स है, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। इसमें मतलब 3 साल का तो आपका ये कोर्स हो गया और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है, तो मतलब 4 साल में आपका ऑप्टोमेट्री कंप्लीट हो जाता है। बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी ओटी, ऑपरेशन थिएटर वाला 3 इयर्स का कोर्स है। एमएलटी, एमएलटी भी आपका 3 साल का ही कोर्स रहने वाला है। बीएससी इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी 3 साल का, और रेडियोग्राफी वो भी आपका 3 साल का कोर्स है, और परफ्यूजन भी आपका 3 साल का कोर्स है, प्लस 6 साल की इसमें इंटर्नशिप रहने वाली है। मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं कि आपके अगर आप कौन सा कोर्स करोगे तो आप पास आउट होते ही आपके सामने क्या क्या स्कोप होंगे, या जो जो प्रीवियस बैचेज के स्टूडेंट हैं उन्होंने जिनने भी कंप्लीट किया है उन वो अब क्या कर रहे हैं, ये भी मैं आपको साथ में बताने वाला हूँ। सो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मैं रोज़ रोज़ आपके लिए वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। अब मैं आपको काउंसलिंग का जो आपका टाइम आएगा उसी टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि गाइज मेरा भी एक एग्ज़ाम है, तो मुझे भी प्रिपरेशन थोड़ा करना बनता है, तो फिर आप थोड़ा पेशेंस रखिए। बाकी जो भी रिक्वायर्ड आपके लिए नॉलेज है, जानकारी है, वो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। फ़ीस की बात करें प्राइवेट कॉलेजेस में, तो प्राइवेट कॉलेज में बीपीटी या एमपीटी बीएससी नर्सिंग की ये फ़ीस दी गई आपकी। तो देखो गाइज, 60,000 आपकी फ़ीस रहती है, प्लस 5% आपका इंक्रीमेंट होता है, जो कि हर साल 5% आपकी बढ़ती है। हॉस्टल चार्जेस की बात करें, हॉस्टल चार्जेस आपके 60,000 से कम ही रहते हैं। मतलब 60,000 फीस अलग और 60,000 से कम, या फिर तो 40,000 ले लो हॉस्टल के, कहीं पर 30 भी हैं, कहीं पर 50 भी हैं, बट 60,000 से आपको कम ही देखने को मिलेगा। जिन कॉलेजेस में गाइज एडमिशन होता है सीईटी पीजीआईएमएस के थ्रू, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ आपको, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सीईटी के थ्रू भी नहीं लेते, वो अपना अलग से एडमिशन करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको 1-1 लाख हॉस्टल की फ़ीस भी देखने को मिल सकती है। और फीस के अलावा ये थोड़े बहुत जैसे लाइब्रेरी फ़ीस, एग्जामिनेशन आपको पर ईयर जमा करानी पड़ेगी, लगभग 2 से 3 हज़ार एग्जामिनेशन फ़ीस रहती है, वो आपको देनी पड़ेगी। लाइब्रेरी फ़ीस 3 हज़ार, ये सारा आपका जुड़ के जो भी पर एनम होता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो।
तो एमपीटी की और इनकी मैं बात नहीं करने वाला हूँ। बीपीटी की लगभग बीएससी नर्सिंग के साथ ही फीस लगती है, इतनी ही फीस लगती है। अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे बीएससी नर्सिंग की ट्यूशन फीस रहती है 20,000। पोस्ट बेसिक की और एमएससी नर्सिंग की आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद सिक्योरिटी 1500 रुपये रिफंडेबल होती है ये। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ स्पोर्ट्स फीस, और ये अलग अलग फ़ीस आप देख सकते हो। टोटल फिर आपका ये 24,140 रुपये हो जाता है गाइस। और इसमें अपनी एग्ज़ाम फ़ीस अलग से रहती है। और ये फ़ीस की बात हुई आपकी गवर्नमेंट की और प्राइवेट की। और ये स्टेट कोटा में जो प्राइवेट की 60,000 है, बट मैनेजमेंट कोटा में अगर आपके ज़्यादा बहुत ही कम मार्क्स हैं तो आप मैनेजमेंट कोटा की सीट उठाओगे तो मैनेजमेंट कोटा की सीट आपको प्राइवेट कॉलेज वाले बताएंगे कि वो आपसे कितनी फ़ीस चार्ज करेंगे। तो गाइज यहाँ पर पैरामेडिकल का देखो अवेलेबल नहीं है, बट मैं पैरामेडिकल की आपको फ़ीस बता देता हूँ। पैरामेडिकल की फ़ीस का गवर्नमेंट और प्राइवेट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो टोटल आपका 12,000 रुपये खर्च आता है। अगर प्राइवेट या जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं जैसे एमएएमसी वगैरह, उसकी बात करूँ तो उसको ये लगा लो आप 20 से 22,000 25,000 तक ही आपकी फ़ीस है। पैरामेडिकल की फ़ीस ज़्यादा नहीं है। तो अब तो ये हुई बात हमारी बेसिक बातें जो होंगी। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक कोर्स के स्कोप के बारे में। थोड़ा लंबा वीडियो होगा गाइज, हो सके तो आप एक बार देखो, नहीं फिर 2 बार करके आप वीडियो को देख सकते हो ईजिली। बट आपको इंटरेस्ट बनाए रखना है क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें डालने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक मतलब पूरा ओवरव्यू वाला वीडियो आपको मेरे को लगता नहीं कहीं मिलेगा। तो गाइज़ बिल्कुल डेफिनेटली लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो एडमिशन लेने वाले हैं। स्कोप आफ्टर बीएससी नर्सिंग। सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग के बारे में बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो एज ए स्टाफ नर्स आप काम कर सकते हो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एज वेल। नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम कर सकते हो। डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर भी बन सकते हो। नर्सिंग सुपरवाइजर एंड वार्ड सिस्टर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, होम केयर नर्स, मिलिट्री नर्स, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, टीचर ऑफ नर्सिंग, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इंडस्ट्रियल नर्सिंग। तो गाइज देखो ये यहाँ पर मैंने इतने स्कोप आपको बताया है, तो असल में इनका मीनिंग क्या है। देखो स्टाफ नर्स, डेफिनेटली आप जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्रैक करके स्टाफ नर्स लग जाते हो इनिशियली। और ये जो नीचे वाले हैं जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आर्मी में आप जा सकते हो। तो कई कोर्स जैसे डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है, तो इनमें कुछ ऐसे स्कोप भी इंक्लूड हैं जो आप फ्रेशर एज ए फ्रेशर जिन पर काम नहीं कर सकते, जहाँ पर जाने के लिए आपको एक गुड एक्सपीरियंस और साथ में गुड जो हायर क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत रहेगी। तो मेनली आप एज ए नर्सिंग स्टाफ ही काम कर सकते हो। अर्निंग की बात करें गाइस कि अर्निंग कितना कर सकते हो आप, चलो उससे पहले हायर स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करें। एमएससी नर्सिंग कर सकते हो आप, एमएससी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो और पीजी डिप्लोमा नर्सिंग में आप कर सकते हो। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट जब आप हो जाओगे, कैन एन्जॉय ए डिसेंट सैलरी डिपेंडिंग अपॉन जॉब। आपको जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आप जिस टाइप के हॉस्पिटल में काम करोगे उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। जैसे अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर होकर निकले हो, आपका कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है नहीं 1-2 साल का, तो आपकी जो सैलरी रहने वाली गाइज 7,000, तो मैं देखो इससे तो कम कह नहीं सकता, बट आपको 10 to 15,000 पर मंथ प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ गाइज। गवर्नमेंट में ये डिफरेंट रहता है, 10 से 15,000 आपको मिलेगी फ्रेशर। 2-3 साल का एक्सपीरियंस जब आपका हो जाएगा तो 20 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी। अगर आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है तो 50 to 70,000 के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह की सिटी में जाते हो। जैसे गुड़गांव, दिल्ली जैसी सिटी में जाओगे तो आपको डेफिनेटली 25 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी की शुरुआत होगी। बट प्राइवेट हॉस्पिटल का आपको पता ही है गाइस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम लेते हैं और सैलरी बहुत कम देते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब भी आपका एक अपॉर्चुनिटी अच्छा रह जाता है। बट गवर्नमेंट में भी अब आप देख सकते हो, डेटा आपके सामने है बिल्कुल।
45 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के। तो अराउंड ए पर सेशन आप ये लगाओ कि कितनी नर्सिस पास आउट होंगी। मेरे को लगता है कि 1500 के आसपास तो नर्सिंग की सीटें हरियाणा में होंगी, और इतनी नर्स बिल्कुल पास होती होंगी हर साल। तो अब इनमें देखो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बट को वैसे तो देखें तो सीट भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जॉब भी बहुत ज़्यादा है नर्सिंग के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा नर्सिस की ज़रूरत रहती है। और कोविड के टाइम पे तो अभी देखो पीछे दिल्ली में बहुत बुरा हाल था। तो ये हुआ आपका जो सैलरी के बारे में बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट आपको कौन से पढ़ने पड़ेंगे। बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको कौन से 4 साल में सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एनाटमी है, सोशोलॉजी है, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडफेयर एंड ऑब्स्टिक्शनल नर्सिंग, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। तो गाइज इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट देखो हर एक सब्जेक्ट का आपका एक वेल डिफाइंड सिलेबस होता है। ये नहीं कि आपका ये माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टैंडर्ड जैसे एमबीबीएस को या अदर कोर्सेज को बुक लगती है वो लगेगी, नहीं। इसमें से आपको शॉर्ट करके दिया होगा। थोड़ा थोड़ा आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अच्छे खासे देखो आप यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट भी हैं। अगर मैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात करूँ, पैरामेडिकल कोर्सेज़ में आपको इतने सब्जेक्ट और इतना सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और लगभग पैरामेडिकल के कोर्सेज़ जो हैं लगभग 3 साल में सभी कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पर आपको एक बीएससी नर्सिंग वर्सेस पैरामेडिकल के बारे में थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का तो आपने देख लिया 4 साल का कोर्स है, और ये सब्जेक्ट भी आपने देख लिए, ठीक है। आपने ये भी देख लिया कितने बंदे पास आउट होते हैं, कितनी सीटें निकलती हैं, थोड़ा अंदाज़ा आपको अब हो गया होगा। अब पैरामेडिकल का बताता हूँ आपको। लगभग कोर्सेज हैं 3-3 साल के, डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट मैं आपको स्कोप भी बताने वाला हूँ, बट थोड़ा एक डिस्कशन कर लेते हैं पहले। तो अब पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, और पैरामेडिकल कोर्सेज में किसी भी कोर्सेज में इतने सब्जेक्ट आपको इकट्ठे देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये डिसीजन आपने लेना है कि आपने कोर्स कौन सा करना है। अगर आप उस टाइप के हो, जैसे कई लड़के होती हैं बड़ी मतलब कमज़ोर दिल वाली कह सकते हैं उनको, उनसे सुई भी ना लगे किसी को। अगर आप सुई लाने से भी डरते हो, और नर्सिंग का आपका जो काम है यही रहने वाला है, पेशेंट की केयर और ये मेडिसिन, यही वार्ड में ड्यूटी, रात भर ड्यूटी, ये रहने वाला। अगर आप चाहो तो नर्सिंग से पैरामेडिकल में भी स्विच कर सकते हो। यहाँ भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी। वो फिर आपकी मर्जी है। मैं किसी न तो पैरामेडिकल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ना बीएससी नर्सिंग को। मैं तो जो जर्नल बात है आपके लिए, जर्नल जो टॉक है वो कर रहा हूँ आपके साथ। अगर सैलरी की बात करें, सैलरी देखो नर्सिंग की बिल्कुल थोड़ी अपर साइड रहती है पैरामेडिकल से। अब पैरामेडिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। पैरामेडिकल का कोर्स सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ परफ्यूजन, बीएससी इन परफ्यूजन। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप यहाँ पर है। तो आप क्या क्या काम कर सकते हो एज ए कार्डियक परफ्यूजनिस्ट। आप काम कर सकते हो, जो हमारी हार्ट लंग मशीन होती है ड्यूरिंग कार्डियक ऑपरेशन, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो। ये आपकी सैलरी रहेगी, आपको जो 1-2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद पर एनम 12 से 15 लाख की आप अर्निंग यहाँ पर कर सकते हो। मेडिकल केस रिव्यू फिजिशियन, इसके लिए देखो गाइज आपको डेफिनेटली मास्टर्स या फिर अपर पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगी। परफ्यूजनिस्ट मैंने आपको बता दिया है। लेक्चर और प्रोफेसर आपको बनना है, देखो यहाँ पर भी आपको पीएचडी तक जाना पड़ेगा, या मास्टर में भी आपका काम चल सकता है। तो परफ्यूजन का देखो गाइज ऐसा रहता है, मेरे को लगता है परफ्यूजन एक अच्छा कोर्स है। क्योंकि आप अदर कोर्सेज में देखो, आप एमएलटी को ले लो। एमएलटी की गाइज वैल्यू किसने गिराई है? एमएलटी की वैल्यू गिराई है जो ये अनप्रोफेशनल लोग अनप्रोफेशनल तरीके से बिना डिग्री बिना डिप्लोमे के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 8-8 हज़ार में काम कर रहे हैं, कई तो सीखने के लिए फ्री में भी तैयार हैं। तो उन्होंने यहाँ पर देखो कोर्सेज़ की वैल्यू बहुत कम कर रखी है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई फ्रेशर बंदा जाता है, 3 साल का कोर्स करके बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से को जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको 12 से 15 हज़ार के बीच की सैलरी ऑफर करते हैं। इससे ज़्यादा वो करते नहीं हैं, चाहे लैब हो चाहे हॉस्पिटल हो।
इसका यही कारण है कि उनको सस्ते बंदे मिल रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। बट इन कोर्सेज़ में आपको ये रहेगा कि थोड़ा मतलब एक जो कुछ ही लोग हैं जो जिनके पास डिग्री होती है और इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ कि ये कोर्स आप करिए। 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है, एक अच्छे प्रोफेशनल हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगी। और जो हार्ट वाले हमारे हॉस्पिटल होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, हार्ट की जितनी सर्जरीज हैं, सर्जरीज में ही मेनली जो परफ्यूजनिस्ट है उसको असिस्ट करना होता है। और कम परफ्यूजनिस्ट होने के कारण आपकी सैलरी भी गाइस अच्छी रहेगी। और इसमें फिर एक ये है कि जो हार्ट वाले हॉस्पिटल हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। जितने भी प्रोसीजर हैं हार्ट के, बाईपास लगा लो, स्टंटिंग लगा लो, सभी में देखो डॉक्टर्स अच्छा खासा पैसा लेते हैं। और आप पर विजिट के हिसाब से भी किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो या फिर रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। और गवर्नमेंट में भी आपकी अच्छी सैलरी है एज ए परफ्यूजनिस्ट। और मास्टर्स और पीएचडी आगे करके आप जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से अगर पीएचडी मास्टर्स करोगे तो आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, इन शहरों के तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तो मतलब पैसे की आपको कमी नहीं रहने वाली है। डेफिनेटली ये कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा। रेडियोग्राफी की बात करें, रेडियोग्राफी में एज ए रेडियोलॉजी असिस्टेंट आप वर्क कर सकते हो, रेडियोग्राफर, अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट या टेक्नीशियन। आप सोनोग्राफी तो ये अल्ट्रासाउंड में होता है हमारा, एमआरआई टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन और सीटी टेक्नीशियन के एज ए वर्क कर सकते हो। टेक्निकल एग्जीक्यूटिव, मेडिकल टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ करते हैं जो आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। और रेडियोग्राफी का भी अच्छा स्कोप इसलिए है क्योंकि यहाँ भी अनप्रोफेशनल लोग आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ प्रोफेशनल ही जो ग्रेजुएट हुए हैं वो वही मिलेंगे। और अपने हरियाणा में आप देख सकते हो रेडियोग्राफी की बहुत कम सीटें हैं, तो जॉब मिलने के आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। सीट के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। आप सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, पहले वाली वीडियोज़ को भी देखना, कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। तो रेडियोग्राफी के बारे में वो बताया आपको। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए, जैसे बीएससी नर्सिंग वालों को नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, ऐसे ही गाइस रेडियोग्राफी में भी आपको एज ए रेडियोग्राफी या फिर रेडियो टेक्नीशियन ऑफिसर आपका वर्ड यहाँ पर यूज़ होने लग गया है। तो डेफिनेटली आपके लिए जो नर्सिंग में जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो सीईटी का जिनका अच्छा स्कोर है, वो एक बार रेडियोग्राफी की तरफ भी स्विच अप कर सकते हो। डेफिनेटली ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जिनका नर्सिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा मतलब पेशेंट के साथ डीलिंग में और इनमें नर्सिंग कैरियर में इंटरेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आप रेडियोग्राफी की तरफ जा सकते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और मेल तो मुझे लगता है जिनका पर साइड स्कोर होता है 130+ वाले, उन्होंने तो सोच ही लिया होगा कि रेडियोग्राफी ही करनी है। गाइस स्कोप बहुत ही बेहतरीन स्कोप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एमएलटी की बात करें गाइस, एमएलटी का गाइस मैंने आपको बता दिया है, लैब टेक्नीशियन आप लग सकते हो, ब्लड बैंक टेक्नीशियन आप लग सकते हो, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन आप लग सकते हो। और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है गाइस, वो अकॉर्डिंगली जिस सिटी में आप रह रहे हो उसके हिसाब से, जो जैसे गुड़गांव जैसी हायर सिटीज़ में आप रह रहे हो उस हिसाब से, किस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको पैसे मिलने वाले हैं। और ऐसा ही मतलब मैं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं खुद एक एमएलटी ग्रेजुएट हूँ। तो एमएलटी के बारे में आपको डेफिनेटली एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप एक मतलब लगभग 50 से 100 बेड वाला हॉस्पिटल है कोई अच्छा खासा जिसका नाम हो, तो वो आपको दोस्तों 15 to 20 के बीच में आपको सैलरी ऑफर करेंगे। ठीक है। और जो छोटे हॉस्पिटल हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो मतलब रखते ही ऐसे लोगों को हैं जिनको बस सिर्फ ब्लड निकालना आता है या फिर जो थोड़ा बहुत इधर उधर से सीख के वो हैं। और वो 8 से 12 हज़ार के बीच तक की उनकी रेंज होती है, इनसे ज़्यादा उनको नहीं मिलता है। और एमएलटी में मास्टर्स की बात करूँ मैं, ऐसे एमएससी इन एमएलटी आप कर लो, समझो अब अगर आप कर रहे हो प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, ये आपने सोच लिया कि एमएससी एमएलटी करनी है, तो ऐसा स्पेसिफिक गाइज न तो कहीं पोस्ट निकलती हैं मास्टर के बाद। ये देखो मैं बेइज्जती नहीं कर रहा इस चीज़ की, बट ये रियलिटी है।
न तो कहीं पर ट्यूटर की पोस्ट निकलती है स्पेसिफिक, वो कहीं मतलब 15-20 साल में कहीं एक पोस्ट निकल गई तो उसका कौन ही वेट करेगा। तो न तो आप की एमएससी के बाद में निकलती हैं, और पीएचडी अगर कोई करता है तो देखो अगर कोई इतना टाइम इसको दे रहा है तो डेफिनेटली सक्सेस तो आपकी 100% है ही। और भी जॉब प्रोफाइल्स हैं, लेबोरेटरी मैनेजर, ये देखो लेबोरेटरी मैनेजर वगैरह है, ये आप जब एक्सपीरियंस होल्ड करोगे 2-3 साल का कहीं अच्छे हॉस्पिटल से, अपोलो मैक्स ऐसे हॉस्पिटल से अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस लोगे, 5 साल का भी एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड हो सकता है, तब आपको ऐसी पोस्ट मिलेगी जैसे लेबोरेटरी मैनेजर। तो ये आपको यहाँ पर अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी, प्राइवेट में भी अच्छी सैलरी मिलेगी देखने को। हायर स्टडीज़ मैंने बताई दी आपको, ये डिफरेंट लिखी हुई हैं। तो ऑप्टोमेट्री की हम बात करेंगे अब। ऑप्टोमेट्रिस्ट, एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट आप क्या क्या काम कर सकते हो उसके बारे में कोर्स की ड्यूरेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो ऑप्टोमेट्री में आप ऑप्टोमेट्रिस्ट इज़ ए इंडिपेंडेंट प्राइमरी हेल्थ केयर हु स्पेशलाइज इन आई केयर एंड विजुअल हेल्थ में स्पेशलाइज होता है। एन ऑप्टोमेट्रिस्ट इज़ मेडिकल प्रोफेशनल बट नॉट फिजिशियन, फिजिशियन नहीं होते गाइस। और फिजिशियन का तो वर्ड हम न नर्सिंग वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, न पैरामेडिकल के लिए, और न ही यहाँ पर आपको डॉक्टर जैसा प्रीफिक्स कुछ नहीं देखने को मिलेगा। दे फोकस ऑन रेगुलर विजन केयर जैसे प्रिस्क्राइब आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो उनका नंबर वगैरह बताने के लिए, रिफ्लेक्टरी को जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको ऑपरेट कर सकते हो। और ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारी आइज़ का एग्जामिनेशन करते हैं। एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो डेफिनेटली एक डॉक्टर होता है जो एमबीबीएस और एमडी करने के बाद बनता है। तो ये आपका स्कोप में इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, ये गलती से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया गाइस, तो ये आपका स्कोप नहीं है। ऑप्टिशियन आप बन सकते हो, जैसे कोई चश्मे का नंबर वगैरह है, कोई लेंस किसी को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ये आप मतलब काम अपना कर सकते हो एज ए असिस्टेंट भी, और जैसे भी आपको तो अकॉर्डिंग टू देखो सिचुएशन ही जॉब गाइज मिलती है। तो आज के लिए गाइज इतना ही मेरे को लगता है काफ़ी है, और मैंने इतने में आपको बहुत सारी थोड़े टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो ट्राई किया है। तो और फ्यूचर में आप सभी के लिए जो भी आप जिस तरह के क्वेश्चंस पुटअप करोगे मैं वैसे ही आपको आंसर करने वाला हूँ। और काउंसलिंग के बारे में लास्टली आपको बता दूँ, काउंसलिंग आपकी बहुत लेट होने वाली है गाइस, आप वेट करते करते थक जाओगे काउंसलिंग के बारे में। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी, आप अपनी साथ में स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा देने वाला है। तो स्टडी आप करते रहिए। और ये वीडियो आपको गाइज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए अपने एग्ज़ाम्स के बीच में भी टाइम गाइज आपके लिए निकाल रहा हूँ।